नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमित शाह पर बात करें उसके पहले नारा लोकेश की बात करते हैं। नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के लड़के हैं और जाहिर है कि चंद्रबाबू नायडू के लड़के हैं तो तेलुगु देशम पार्टी में उनकी हैसियत काफी होगी। कल उनका एक इंटरव्यू आया जो चल रहा है, लगातार उस पर बात चल रही है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पेगासस की जांच होनी चाहिए। दरअसल नायडू का यह आरोप हमेशा से रहा है कि उनके फोन टैप किए जाते रहे हैं, उनकी जासूसी की जाती रही है। तो अब नारा लोकेश कह रहे हैं कि पेगासस की जांच की जाए। दरअसल इसके पीछे वो क्या कह रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। नारा लोकेश सिर्फ इतना नहीं कह रहे हैं कि पेगासस की जांच की जाए। दरअसल वो जो कहना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी जब बोलता है तो उसकी बात के बहुत सारे मानी होते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह ने गृह मंत्री रहते हुए जो कुछ किया है उसकी जांच की जाए। असल में हुआ यह कि गठबंधन तो बन गया। मोदी जी, जिनका चेहरा चुनाव के पहले एकदम दैदीप्यमान चमक रहा था, बिल्कुल एकदम फुल कॉन्फिडेंस में, सिंगल फोटो सिंगल फ्रेम कोई आसपास आ नहीं सकता है, मोदी की गारंटी, मोदी ने कहा है, मोदी ने यह किया, मोदी ने वो किया, एक अकेला शेर सब पे भारी, वगैरह 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 जो चल रहा था। चुनाव के बाद जो चेहरा है वो एकदम उतरा हुआ लग रहा है। अचानक से ऐसे लग रहा है कि उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई है। कपड़े नहीं बदल रहे, एक ही कपड़े में 2-2 3-3 बार दिखाई दे रहे हैं। चेहरा लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है मेकअप भी कराने का समय नहीं मिल रहा है। चेहरा संवला गया है, सांवला हो गया है और सबके सामने झुकते चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार पीछे से जा रहे थे तो अपनी कुर्सी खींचकर खड़े हो गए कि निकल जाइए। एकदम ऐसा लग रहा है कि बस मेरी सरकार बची रहे, उसके लिए मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूं। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर तो पूरा गठबंधन तैयार हो गया है। फिलहाल कितने दिन चलेगा कोई नहीं जानता। आप सबने देखा कि जब मोदी जी नमस्कार कर रहे थे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में, तो आमतौर पर होता यह था कि सब लोग खड़े हो जाते थे। इस बार जब मोदी जी के नमस्कार वगैरह करने पर कोई खड़ा नहीं हुआ तो मोदी जी खुद खड़े हो गए कि भैया अब तो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे दो। जब वो नमस्कार कर रहे थे तो निर्मला सीतारमण, जयशंकर, गडकरी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग तालियां भी नहीं बजा रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। और उसके बाद मोदी खड़े हो गए तो एक एक करके बाकी सब लोग खड़े हो गए, लेकिन नितिन गडकरी खड़े नहीं हुए। नितिन गडकरी वहां शांति से बैठे रहे। यह बताता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर भी सारे लोग मोदी से खुश नहीं हैं। और गडकरी के बारे में हम जानते हैं कि गडकरी आरएसएस की पसंद हैं और वो अभी शायद सपना देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मैं भी बन सकता हूं। आरएसएस से उनके पास फिलर्स आए हैं, ये सब जानते हैं। इसके पहले भी राजनाथ सिंह जी ने जब इस चुनाव के बाद ट्वीट किया था तो उस ट्वीट में केवल नाम लिया था जेपी नड्डा का, जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं। उसमें नरेंद्र मोदी का कहीं नाम नहीं लिया गया था। तो नरेंद्र मोदी का तो यह हाल हुआ है कि फिलहाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो शपथ ले लेंगे। लेकिन अमित शाह को लेकर ऐसा लगता है कि सबका निशाना अमित शाह के ऊपर है। अब देखिए, जब मोदी जी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 2019 में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाकर अमित शाह को बनाया गया गृह मंत्री और इस तरह से वो नंबर 2 हो गए। नंबर 2 तो उसी दिन हो गए थे जब 2019 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनके साथ आते हैं अमित शाह और सारे सवालों का जवाब अमित शाह देते हैं, नरेंद्र मोदी चुपचाप रहते हैं। तो 2019 से 2024 तक जो सरकार चली है वो एक तरह से अमित शाह ने अपनी मर्जी से चलाई है। केवल सरकार नहीं, पार्टी भी। जेपी नड्डा भले प्रेसिडेंट हो, लेकिन कितने वीडियो हम देख चुके कि जेपी नड्डा की बाह खींच के उनको किनारे कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री का मामला हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला हो, हर जगह उन्होंने अपने मन की चलाई है। नतीजा यह कि राजस्थान में वसुंधरा उनसे नाराज बैठी हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मन में एक खलिश तो होगी कि चुनाव मैंने जिताया लेकिन मोहनलाल यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो पार्टी के अंदर तो जो लोग हैं वो हैं ही। पार्टी के बाहर जिन लोगों पर ईडी, सीबीआई, पेगासस, इन सब से दबाव बनाया गया था, उनके पास अब मौका है बदला निकालने का।
अमित शाह जी जब बातें करते हैं तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बहुत तेज स्वरों में बात करते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट स्वरों में, जिसको चाहते हैं डांट देते हैं, जिस पत्रकार को चाहते हैं चुप करा देते हैं और विपक्ष के नेताओं पर तीखा हमला करते हैं। जैसे नीतीश कुमार, अब कल तो नीतीश कुमार मोदी जी का पैर छूने के लिए झुके थे, वैसे नीतीश कुमार जी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि जिसका पैर छुआ उसकी टांग जरूर खींचते हैं, चाहे कोई भी हो। सब जानते हैं उनके पलटने का खेल, लेकिन इस बार नीतीश कुमार झुके झुके नजर आ रहे हैं। अब उसके पीछे क्या खेल है वो बाद में पता चलेगा। इधर नीतीश कुमार झुके झुके नजर आ रहे हैं तो केसी त्यागी जो उनके प्रवक्ता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बम छोड़ दिया कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि अग्निवीर बेसिकली शाह साहब के दिमाग का खेल है। उन्होंने ही अग्निवीर स्कीम की पूरी प्लानिंग की थी और अग्निवीर लागू हुआ, जिसको राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया और कुछ राज्यों में यह मुद्दा खूब चला। और अब उनका अपना सहयोगी जेडीयू, जिसके बिना सरकार वो नहीं चला सकते हैं, वो सरकार बनने से पहले ही अग्निवीर की बात कर रहा है। लेकिन अग्निवीर तो बहाना है, गृह मंत्रालय असली निशाना है। और अमित शाह पे हमले शुरू भी हो गए हैं, अलग अलग तरह से हमले हो रहे हैं। वो तो आपने देखा ही था कि अमित शाह ने किस तरह से कहा था इलेक्शन के पहले कि 4 जून के पहले शेयर खरीद लीजिए, 4 जून को मार्केट ब्लूम करने वाला है। और उसको लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा आरोप लगाया था कि अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का जो इस तरह का वीडियो आया प्लस जो एग्जिट पोल आया वो सब मिला जुला खेल था, जिससे जनता का 30 लाख करोड़ रुपया, निवेशकों का 30 लाख करोड़ रुपए डूब गया। अब जो केरला कांग्रेस है, केरला कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, उसने सारा सबूत लगाकर कि अमित शाह जी ने और अमित शाह की वाइफ ने कौन से शेयर खरीदे हैं, उनके पास कौन सा शेयर था, यह सब कुछ लगाकर ट्वीट किया है और सीधा हमला ये अमित शाह के ऊपर है। वैसे तो मार्केट हमेशा से पॉलिटिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है और इस साल के इलेक्शंस की वजह से मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी थी, बहुत उतार चढ़ाव था। लेकिन आपके लिए यह अलग से मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने सही ऐप पे ट्रेड करके सही तरीके से ट्रेड किया उनका नुकसान नहीं हुआ। उन लोगों को पहले से पता था कि क्या बढ़ने वाला है, क्या घटने वाला है, वो मार्केट में उस तरह से नहीं डूबे। स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन बेहद सरल हो चुका है, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक ऐसे ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। जी हां दोस्तों, मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट मच टेक्निकल नॉलेज। और ये ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी बेस्ट है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉग इन कर लिया। अब मैंने सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं बैंक निफ्टी चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहा है ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। एक अमाउंट डिफाइन करके अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है अप ऑप्शन और लास्ट स्टेप में मुझे चूज करना है फास्ट या फास्टर। रिस्क कम रखने के लिए आप चुन लीजिए फास्ट प्रॉफिट्स और बस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहां मार्केट ऑप्शंस जो होते हैं उनमें मात्र ₹999 में डील कर सकते हो। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म कोई मेंटेनेंस फी चार्ज नहीं करता। सिर्फ ₹99 में आप पा सकते हैं लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां आप जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहां मिलता है एक यूनिक स्टॉप लॉस फीचर जो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड को स्टॉप कर देता है अगर आप लॉस की एक लिमिट रीच कर देते हो। यह बिगिनर्स के लिए खास तौर पे बहुत सेफ और परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को और इतनी आसानी से यहां 1829 रुपीस का प्रॉफिट बुक हो चुका है जो है 32% इन लेस देन 2 मिनट्स। मार्केट वुल्फ आपको हर एक तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी लाइसेंस रिसर्च एनालिस्ट की जो आपको हर दिन फ्री में ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देती है। इसका एक और ऐसा फीचर है जो पूरी इंडस्ट्री में और कहीं नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये चार्ज करते हैं केवल ₹19 का ब्रोकरेज और लॉस होने पर सिर्फ ₹9 का ब्रोकरेज। इसी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेटफॉर्म ₹20 ईच चार्ज कर रहे हैं ऑन बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हुई ना ये आपके लिए एक अच्छी डील, क्योंकि ये ऐप यूज करना इतना इजी और सेफ है। आप तुरंत जाके इसको चेकआउट कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है और कमेंट भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। हालांकि मार्केट जो है उसके अपने रिस्क होते हैं, मार्केट के अपने उतार होते हैं, मार्केट के अपने चढ़ाव होते हैं। इसलिए ऐप तो ये बहुत अच्छा है, इस ऐप को आप यूज करें, लेकिन साथ में पूरा ध्यान रखें, पूरी तरह से निगाह बनाए रखें।
आपका पैसा उस तरह से नहीं डूबना चाहिए जिस तरह से 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए उन लोगों के, जिन लोगों ने शाह साहब, मोदी साहब और साथ में एग्जिट पोल का जो पूरा तमाशा था वो देखकर पैसे लगाए थे। खबर यह है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों गृह मंत्रालय पर कब्जा करना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास हो, और अगर गृह मंत्रालय ना भी मिले तो सीबीआई में, ईडी में और ऐसी जगहों पर, और साथ में गृह मंत्रालय में अपने ऑफिसर को बिठा सके, क्योंकि सबको डर है कि पहला मौका मिलते ही अमित शाह खेल करना शुरू करेंगे, ऑपरेशन लोटस करना शुरू करेंगे, पैसों के जोर से बाकी सारी चीजों के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सहारे उनके एमपीज को तोड़ने की कोशिश करेंगे अमित शाह। ये सब जानते हैं, और जब सब जानते हैं तो अमित शाह की एक नहीं चलने देना चाहते हैं। अमित शाह ने भी आग कम नहीं बोई है। नीतीश कुमार को लेकर 26 फरवरी 2023, बहुत दिन नहीं हुआ, अभी 1 साल के आसपास या 1.5 साल के आसपास हुआ है। 26 फरवरी 2023 यानी 26 फरवरी 2023 को अमित शाह ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक आम सभा में नीतीश कुमार के लिए क्या क्या कहा है, सुनिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसके बाद 2 अप्रैल 2023 को भी वो दोहरा चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, लल्लन कुमार का नाम लेके भी उन्होंने कहा था कि भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब हालत यह है कि बिना नीतीश कुमार और लल्लन कुमार साहब के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जा ही नहीं सकती है। असल में जो पूर्ण बहुमत में आने का प्रचंड घमंड था वो सबसे ज्यादा कहीं दिखता था तो अमित शाह के करने में दिखता था। उनको चाणक्य कहा गया। अरे भाई, आपके पास ईडी हो, आपके पास सीबीआई हो, आपके पास पूर्ण बहुमत हो तो आप चाणक्य बन ही जाते हैं। अब जब गठबंधन बनने वाला है तब चाणक्य बन के दिखाइए। मुश्किल में जब कोई कुछ करके दिखाता है तो उसको चाणक्य कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि असली चाणक्य भारत की राजनीति में आज की डेट में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि भारत की लगभग सभी पार्टियों के बड़े नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और शरद पवार को सीधा नुकसान पहुंचाने का काम किया अमित शाह ने। न केवल अजित पवार को तोड़ लिया बल्कि शरद पवार के ऊपर लगातार हमले हुए। शरद पवार परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जिसके यहां ईडी का छापा नहीं पड़ा, जिसको बुलाकर घंटों घंटों पूछताछ नहीं की गई। एक एक विधायक को तोड़ने के लिए सारी संस्थाओं को लगा दिया गया, और शरद पवार ये चोट बिल्कुल नहीं भूले हैं। इस बार शरद पवार ने जितना अच्छा प्रदर्शन किया है, 80% उनकी स्ट्राइक रेट रही है, और बदले में अजित पवार सिर्फ 1 सीट जीत पाए हैं। अब ये चोट आसानी से भूलने वाली नहीं है, और मैंने आपको बताया कि शरद पवार के सभी पार्टियों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, नीतीश कुमार से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और चंद्रबाबू नायडू से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो वो अमित शाह से सीनियर हैं। अमित शाह उनके सामने अगर हम ऐसे कहें कि बच्चे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था उस समय चंद्रबाबू नायडू हिंदुस्तान में किंग मेकर की भूमिका निभाते थे और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्हीं के समय में पूरा आंध्र प्रदेश जो है, हैदराबाद जो है, वो साइबराबाद में बदला है। अब मैंने नारा लोकेश की बात तो बताई कि पेगासस का उन्होंने रास्ता खोल दिया है। वो बात आई कहां से? अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के ऊपर किस तरह से कितने घटिया हमले किए हैं, उसको जानने के लिए आप 4 फरवरी 2019 का अमित शाह का ये वीडियो देखिए। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ पे चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा अटल जी के साथ हो लिए।
जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रबाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। एक जूनियर आदमी जो उम्र में भी चंद्रबाबू नायडू से कम है, वो चंद्रबाबू नायडू के लिए जिस भाषा में बात कर रहा है, देखिए राजनीति में विपक्ष हमेशा रहा है, सत्ता पक्ष हमेशा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी अपनी लिमिटेशन एक रखता है और एक सीमा बनाकर रखता है विपक्ष भी हमला करते हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक डायलॉग दिया था, आप लोगों को याद होगा, जब उन्होंने कहा कि 3 चुनाव में मिला के कांग्रेस उतनी सीट नहीं जीत पाई जितना हमने सीट जीती है। अब सोच के देखिए, राजीव गांधी ने 400 से ज्यादा सीटें जीती थी। राजीव गांधी अगर इस तरह का अहंकार चाहते तो वो आराम से कह सकते थे कि 1952 के पहले चुनाव से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने जितनी सीटें जीती हैं, उससे ज्यादा सीटें, उससे कई गुना सीटें अकेले मैंने इस चुनाव में जीती हैं। लेकिन राजीव गांधी ने कभी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया, इस तरह की बात नहीं की। और जब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीट थी, उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी बीमार पड़ते हैं तो न्यूयॉर्क भेज के उनका इलाज कराया, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद स्वीकार किया है। लेकिन ये बड़प्पन, ये सादगी, ये साधारण तरीके से व्यवहार करना कम से कम अमित शाह को तो बिल्कुल नहीं आता। अगर आपको समझना है तो आप एक चिट्ठी पढ़िए जो 11 फरवरी 2019 11 फरवरी 2019 को अमित शाह जब भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने आंध्र प्रदेश की जनता के नाम लिखी थी। और इस खुली चिट्ठी में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर सीधा हमला किया था। इस हमले के बाद चंद्रबाबू नायडू ने भी पलटकर जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि एनडीए का दरवाजा खटखटा कौन रहा है, उसमें आना कौन चाहता है। यानी चंद्रबाबू नायडू और इनके बीच में रिश्ते जो थे वो बेहद खराब रिश्ते रहे हैं। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू को एक घोटाले में गिरफ्तार करने की भी बात हुई, गिरफ्तार वो हुए भी। उस समय जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनसे बड़े अच्छे रिश्ते थे भारतीय जनता पार्टी के। उनको यह लगता था, जगन को यह लगता था कि हम यहां पर राज्य में बने रहेंगे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते रहेंगे। केंद्र ने जो भी निर्णय लिया, आंख मूंद के जगन के लोगों ने उसका समर्थन किया। नतीजा यह मिला कि जगन को लात पड़ गई, जगन की विधानसभा भी गई, मुख्यमंत्री का पद भी गया, बहुत थोड़े से एमपी जीत के आए हैं और अमित शाह पाला बदल के, भारतीय जनता पार्टी पाला बदल के चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़ी हो गई। यही उड़ीसा में हुआ, जहां नवीन पटनायक को सत्ता से हटा दिया गया। वहां भी नवीन पटनायक ने लगातार केंद्र में हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। बदले में उनकी उम्मीद, अंदर का समझौता यही था कि वहां राज्य में नवीन बाबू की सत्ता बनी रहेगी। तो एक तो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, जिनको कल सीट नहीं मिली, जिनको कल फ्रंट में बिठाया नहीं गया, ये सारे लोग जानते हैं कि अमित शाह ने किस तरह से ऑपरेशन लोटस चलाया है, किस तरह से लोगों को तोड़ा है, किस तरह से लोगों के घर सीबीआई ईडी भेजी है, किस तरह से लोगों को परेशान किया है। तो इनमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि अमित शाह सत्ता में आए। यहां तक कि महाराष्ट्र में जो शिंदे ग्रुप के विधायक और शिंदे ग्रुप के एमपीज हैं, उनकी भी बड़ी संख्या ऐसी ही है, चाहे वो अजित पवार ग्रुप के भी हों, उनमें भी बड़ी संख्या उनकी ही है जिनको डरा धमका के ले आया गया एनडीए में। कांग्रेस के कई सारे एमपीज को, कई सारे बड़े नेताओं को डरा धमका के, ईडी का डर दिखा के लाया गया पार्टी में। और इन सब के नायक थे या खलनायक, जो भी आप कहना चाहें, वो थे अमित शाह। तो जाहिर है कि ये सारे के सारे लोग नहीं चाहेंगे कि अमित शाह गृह मंत्री बने, उनके हाथ में एक बार फिर से ईडी सीबीआई जैसी ताकत आए। तो पहली बात तो यह है कि पूरी संभावना इस बात की है कि इस बार अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनेंगे।
और अगर अमित शाह गृह मंत्री बन भी जाते हैं, नरेंद्र मोदी उनके लिए बैटिंग करके किसी तरह से सबको मना लेते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री बन जाएं, तो इतना तय जानिए कि ईडी, सीबीआई इन सबों के साथ वो खेल नहीं कर पाएंगे जो अभी तक कर रहे थे। या तो नीतीश कुमार या नायडू अपना एक जूनियर मिनिस्टर, राज्य मंत्री जो है वहां पे बिठा देंगे और साथ में कई सारी की पोजीशंस जो होती हैं वहां पर अपने ऑफिसर बिठाएंगे, और जिस दिन पहली हरकत करने की कोशिश करेंगे अमित शाह, कई सारे उनके एलाई छोड़कर चले जाएंगे। और सत्ता से चिपके रहने का, गद्दी से बैठे रहने का जितना शौक है मोदी जी को, अमित शाह की बलि देने में भी उनको 1 मिनट नहीं लगेगा। चीजें कैसे बदली हैं सोचिए आप। प्रफुल्ल पटेल को लाया गया एनडीए में, अजित पवार के साथ वो तोड़कर चले आए, जबकि शरद पवार के बड़े करीबी होते थे। उनकी 180 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच थी। जो ही चुनाव हो गया, चुनाव के पहले तक तो नहीं हटाया गया, लेकिन चुनाव जो ही हो गया उनकी संपत्ति डिटैच कर दी गई, उनको वापस कर दी गई। हुआ क्या होगा? प्रफुल्ल पटेल ने कहा होगा अब चुनाव हो गया, हमारी ये संपत्ति वापस कराइए, वरना हम अपने लोगों को लेके जा भी सकते हैं। या ना भी कहा हो तो समझ में यह आया होगा कि इनको खुश रखना जरूरी है। तो जो पहले धमका के काम कर रहे थे, अब खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब खुश रखने की कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमित शाह की बलि उनको देनी पड़ेगी। वैसे तो नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत दिक्कतें हैं। पूरा चुनाव उन्होंने मुस्लिम हिंदू करके लड़ा, पूरे चुनाव में कहते रहे कि वो मुस्लिम आरक्षण लगा देगी। और समझौता किसके साथ करना पड़ रहा है, झुकना किसके सामने पड़ रहा है? झुकना पड़ रहा है एन चंद्रबाबू नायडू के सामने, जिन्होंने ये वादा किया है कि वो 5% मुस्लिम आरक्षण देंगे, हज यात्रा के लिए 1 लाख रुपया देंगे, हर मदरसे को पहले 1 लाख रुपया देंगे मेंटेनेंस के लिए, उसके बाद 15,000 रुपया हर महीने देंगे। और इस तरह की तमाम सारी घोषणाएं। चंद्रबाबू नायडू का एक अच्छा खासा मुस्लिम वोट है। इसके अलावा हो यह रहा है कि सबके बावजूद प्रेशर इन लोगों पर बहुत ज्यादा है। चंद्रबाबू नायडू सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है, चंद्रबाबू नायडू सेकुलर व्यक्ति हैं, लेकिन यहां जब मोदी को समर्थन दे रहे हैं तो आंध्र प्रदेश में उनकी तस्वीरों को वही लोग जूते से मार रहे हैं जिन्होंने वोट दिया था। यानी जनता नहीं चाहती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू आए हैं तो बहुत सोच समझ कर आए होंगे, और इस सोचने समझने में जाना भी ये मान लीजिए तय है। तो खैर उस पर तो अलग से बात करेंगे कि ये जो सरकार बनी है, ये जो गठबंधन बना है, कैसे साझा सरकार नहीं है, झांसा सरकार ज्यादा है। एकदम अलग अलग तरह की विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं सिर्फ सत्ता के लिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस सत्ता में सबसे बड़ा लोहे का पंजा जो चलाता था, किसी को तोड़ने का, लाने का, जेल में डालने का, आज भी हेमंत सोरेन अंदर हैं, आज भी अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, आज भी उमर खालिद अंदर है, आज भी जाने कितने पत्रकार, जाने कितने सामाजिक कर्मी जेल के अंदर हैं। और इन सब के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा हाथ है तो वो अमित शाह का था। ऐसा लगता है कि इस बार उस हाथ को काटने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों ने और एनडीए के साथी लोगों ने कर ली है। सवाल यह है कि अमित शाह के बिना नरेंद्र मोदी सरकार कितनी चला पाएंगे, कैसे चला पाएंगे? जबान तो उनकी कांपनी शुरू हो ही गई है। ये वीडियो देखिए, कल राष्ट्रपति के यहां से जब उनको सर्टिफिकेट मिला उसके बाद जो वो बोल रहे हैं, वो कैसे बोल पा रहे हैं, सुन के देखिए। और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है। जाहिर तौर पे उनकी उम्र भी हो चुकी है और पूरी सरकार, वो तो आराम से विदेशों में घूमते रहे, आराम से कपड़े बदलते रहे, इंटरव्यूज देते रहे, कभी मोर के साथ फोटो खिंचाई, कभी कुछ किया। सरकार कोई चला रहा था तो वो अमित शाह चला रहे थे। अगर ऐसे में अमित शाह के सारे हाथ काट लिए जाएंगे, ईडी, सीबीआई वगैरह, तो वो सरकार में रहकर भी कितनी सरकार चला पाएंगे? और अगर सरकार में नहीं रहते हैं, इस बार हर जगह उनकी तस्वीर बड़ी किनारे दिखाई दे रही है, बड़ा डूबा हुआ उदास चेहरा दिखाई दे रहा है।
और अगर वाकई वो सरकार में नहीं रहते हैं तो नरेंद्र मोदी बिना चाणक्य के सरकार कैसे चला पाएंगे, कब तक चला पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सबक ये है कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता की दी हुई ताकत का जब आप बेजा इस्तेमाल करते हैं तो जनता ऐसे ही आपको एक किनारे डाल देती है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की बातें लगातार होती रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी ताकत बनिए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अगर आपको लगता है काम के हैं तो लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप हमारी ताकत बनेंगे तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया।